HAL की तरफ से किस तरीके से अपने पुराने PTI 7 टर्बोजेट इंजन को कैट्स वॉरियर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके इसको दोबारा रिवाइव किया गया है। क्या HAL की तरफ से डेवलप किया जा रहा इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर एक आउटडेटेड डिज़ाइन है और HAL किस वजह से अभी तक एक फ्यूचरिस्टिक हेलीकॉप्टर डिज़ाइन को डेवलप नहीं कर पा रहा है। L&T और DRDO की तरफ से अभी K9 वज्र T गन को बेस करके एक लाइट टू मीडियम मिड क्लास के टैंक को डेवलप करने का फैसला किया गया है और इसको सिसिली लद्दाख में तैनात करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी किस वजह से 3 नए बटालियन को तैयार करने का प्लान किया गया है। US एयरफोर्स की तरफ से अभी किस वजह से F-22 और F-35 जैसे फाइटर जेट होते हुए भी एक नए 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपने एयरफोर्स में शामिल करने के लिए प्लान कर रहे हैं। और अंत में चाइना की तरफ से जो गलवान का वीडियो रिलीज किया गया था उसके पीछे क्या क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है और ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट PTI 7 टर्बोजेट इंजन को लेके। शायद आप सबको इस इंजन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा क्योंकि इस इंजन को काफ़ी पहले HAL की तरफ से डेवलप किया गया था। ओरिजिनली इसको लक्ष्य-1 रीयूजेबल टारगेट ड्रोन के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन अभी इसको HAL की तरफ से अपने ब्रांड न्यू कैट्स वॉरियर सिस्टम में इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। ये लगभग 3.7 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है और इसमें अभी काफ़ी सारे अपग्रेड भी किए गए हैं, जैसे कि अभी इसमें नए टर्बाइन ब्लेड्स को इंस्टॉल किया गया है, इसमें नए डिजिटल फ्यूल कंट्रोल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, एक बेहतर कंप्रेसर को ऐड किया गया है, साथ ही इसमें एक फुली डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम को भी ऐड किया गया है। इस इंजन की मेंटेनेंस को लेके भी काफी सारे इशू पहले थे जिसको अभी सॉल्व किया गया है और अभी इसको इजी मेंटेनेंस को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है, जिस वजह से इसकी लाइफ साइकिल भी अभी बेहतर होने वाली है। अब इतने सारे अपग्रेड करने के बाद भी इसमें जो आउटपुट थ्रस्ट था वो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है और अभी भी ये लगभग 3.7 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को ही जनरेट कर सकता है। लेकिन जैसे कि कैट्स वॉरियर सिस्टम एक ट्विन इंजन डिजाइन होने वाली है, जिस वजह से ये उसके लिए सफिशिएंट थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने वाला है, जो कि इसे सबसोनिक स्पीड में क्रूज करने की क्षमता देने के साथ साथ मैक्सिमम 0.9 मार्क की रफ्तार को हासिल करने में मदद करने वाला है। इसके अलावा इसको कैट्स हंटर क्रूज मिसाइल में भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि तेजस के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और ये एक तरीके की रिकवर किए जाने वाले क्रूज मिसाइल की तरह होने वाला है। अगला अपडेट HAL की IMRH प्रोग्राम यानी कि इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को लेके है। जैसे कि कुछ ही दिन पहले अपडेट सामने आया था कि HAL अभी इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर को डेवलप करने वाला है और इसको 2028 तक ऑपरेशनल करने का एम रखा गया है, जो कि आगे चल के हमारी MI-17 फ्लीट को रिप्लेस करने वाला है। लेकिन इस बात को लेके HAL को थोड़ा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था कि अगर HAL की IMRH प्रोग्राम के डिजाइन को देखेंगे तो ये डिजाइन इतना फ्यूचरिस्टिक नहीं दिखता है और हाल ही में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर की कुछ इमेज को शेयर किया गया था वो एकदम ही अलग लेवल पे है, जिसको HAL कभी भी मैच नहीं कर सकता है। और ऊपर से हेलीकॉप्टर अभी 2030 के आसपास सर्विस में शामिल होने वाला है, जिस वजह से हमें इसको फ्यूचर के ध्यान में रखकर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि अभी इसका जो डिजाइन बनाया गया है हो सकता है 2030 के आसपास वो आउटडेटेड बन चुका होगा। तो ऐसे ही कुछ और सवाल भी HAL को किए गए थे, जिस पर जवाब देते हुए HAL की तरफ से एक सेमिनार में बताया गया है कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जो डिजाइन पेश किया जाता है उस तरीके की सिस्टम को डेवलप करने का अनुभव अभी तक HAL के पास नहीं है और HAL अभी एकदम से ऐसे हेलीकॉप्टर को डेवलप नहीं कर सकता है। अभी हम जो IMRH हेलीकॉप्टर को डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं, ये मीडियम मल्टीरोल हेलीकॉप्टर की सेगमेंट में भारत के लिए इवोल्यूशन होने वाला है। हालांकि HAL के पास अभी रोटरी विंग हेलीकॉप्टर्स को बनाने का लगभग 30 साल के आसपास का अनुभव है, लेकिन इस कैटेगरी की हेलीकॉप्टर HAL की तरफ से पहले कभी भी बनाया नहीं गया, जिस वजह से वो एकदम से एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जंप नहीं कर सकते। अभी इस हेलीकॉप्टर के लिए नए इंजन को भी तलाश किया जा रहा है, जिसके लिए HAL की तरफ से 2 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ बातचीत किया जा रहा है और आगे चल के इनको भारत में ही लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर बनाने का प्लान किया जा रहा है। इनिशियल इसकी कुछ यूनिट को सीधे इंपोर्ट किया जाएगा, जिनको इन हेलीकॉप्टर्स की प्रोटोटाइप्स को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसके बाद इनको फुली लोकलाइज करने का प्लान किया जा रहा है। इसके बाद HAL एक नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर को भी बनाने की कोशिश करने वाला है, जो कि वर्तमान की सभी कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर से लगभग 2 गुना ज्यादा स्पीड में ट्रैवल कर सकता है और बैटलफील्ड में बेहतर सर्वाइबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। अगला अपडेट K9 वज्र T गन्स को लेके। जैसे कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि L&T की तरफ से अभी K9 वज्र T की सभी 100 यूनिट को इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया गया है और आगे चल के इंडियन आर्मी की तरफ से इसकी 2 से 3 और रेजिमेंट को खरीदा जा सकता है।
लेकिन इसी बीच सुनने को मिला है कि डीआरडीओ और एलएनडी के बीच अभी K9 WT को बेस करके एक लाइट टू मीडियम वेट क्लास की टैंक को डेवलप करने के लिए बातचीत किया जा रहा है, जिसको स्पेशली लद्दाख में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। अभी इसकी 3 यूनिट को लद्दाख में भी भेजा गया था, जहां पर इनकी ट्रायल अभी होने वाली। और इसी बीच भारत को एक लाइट वेट टैंक की भी जरूरत पड़ रही है, जिसको अभी फ्यूचर में माउंटेन रीजन में ऑपरेट करने का एम रखा गया है। अब अगर K9 की चेसिस को बेस करके एक नए लाइट टैंक को डेवलप किया जाता है, तो उसमें वर्तमान की 155 mm की मेन गन को हटाकर वहां पे 120 mm की या फिर 105 mm की मेन गन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा इसके हल में और चेसिस में कोई भी खास चेंजेस नहीं किए जाएंगे। डीआरडीओ के मुताबिक अगर ऐसा किया जाता है तो इसका वेट काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा और साथ ही इसमें एडिशनल वेट रिड्यूसिंग मेटेरियल का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिस वजह से इसकी वेट को कम से कम 10 टन के आसपास रिड्यूस किया जा सकेगा। और कुल मिलाकर अगर इसको बेस करके एक नए टैंक को डेवलप किया जाता है तो उसका वजन लगभग 30 टन के आसपास होने वाली है। लेकिन बात वही है कि टैंक्स का आर्मर और हल सेक्शन और आर्टिलरी गन का हल और आर्मर सेक्शन एक जैसा नहीं होता है, तो ऐसा ना हो कि एक लाइट टैंक को बनाने के चक्कर में हम कुछ ऐसा बना दे जो कि एवेंजर एंड गेम में ब्रूस बैनर के साथ हुआ। मतलब ना हल्क रहेगा ना बैनर रहेगा, मतलब एक अजीब सी हाइब्रिड वहां पे बन जाएगी, जो कि ना तो एक प्रॉपर टैंक होगा और ना एक प्रॉपर आर्टिलरी गन होगा। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो कम से कम वक्त के अंदर ही भारत को एक अच्छा लाइट टैंक भी मिल सकता है, जिसको लद्दाख में और हिमालयन रीजन में तैनात किया जा सकेगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। द प्रिंट में एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी में अभी 3 नए बटालियंस को ऐड करने का फैसला किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 3000 के आसपास सोल्जर को शामिल किया जाएगा। ये आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन प्लान है, जिसके अंदर आगे चल के और भी एडिशनल बटालियन को क्रिएट किया जा सकता है। द प्रिंट के मुताबिक 2013 में 17 माउंटेन कोर को बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन इसके लिए फॉर्मल ऑर्डर कुछ ही हफ्ते पहले इशू किया गया था। सबसे पहले 17 कोर में 2 डिवीजन रखने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी इसमें एक ही डिवीजन है जो कि वेस्ट बंगाल की पनागढ़ में बेस्ड है। लेकिन बाकी बटालियन को फाइनेंशियल इशू की वजह से अभी तक तैयार नहीं किया गया था। अभी जो 3 नए बटालियन को तैयार करने का फैसला किया गया है, इनमें एक तो कुमाऊन रेजिमेंट होने वाली है, एक सिख रेजिमेंट के अंदर होने वाली है और एक जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट के अंदर आने वाली है। लेकिन हमारे सीनियर आर्मी ऑफिसर की तरफ से बताया गया कि हालांकि अभी इन 3 नए रेजिमेंट को बनाने का फैसला कर दिया गया, लेकिन इसको एक ही बार में तैयार नहीं किया जा सकता और इसमें थोड़ा वक्त लगने वाला है। अभी चाइना के साथ जैसे हालात चल रहे हैं और 2 फ्रंट वॉर को ध्यान में रखते हुए एडिशनल ट्रूप्स को ऐड करने का फैसला किया जा रहा है, जिनको आगे चल के रिजर्व में रखा जाएगा। हालांकि अभी चाइना की तरफ से पीछे जाने के लिए सहमति जताई गई है, लेकिन वो पीछे जा तो रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। इसकी एक और कारण ये भी है कि अभी जैसे हालात लद्दाख में है तो वहां पर बहुत सारे ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया, तो उसके बाद जब उनको रिलीव किया जाएगा तो पीस टाइम लोकेशन में उनको तैनात किया जाएगा और तब हमें एडिशनल ट्रूप्स की जरूरत पड़ेगी, जिनको लद्दाख में शिफ्ट करना पड़ेगा। और अभी स्पेशली माउंटेन स्ट्राइक कोर पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इसको स्पेशली चाइना को काउंटर करने के लिए तैयार करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी तक ये फुली तैयार नहीं हुआ और इसको अभी पार्शियली डेवलप किया गया था, जिसको जल्दी अभी कंप्लीट करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। पीटीआई की तरफ से बताया गया कि आज भारत और चाइना के बीच नेक्स्ट बॉर्डर मीटिंग को अरेंज किया गया था, जिसमें हॉट स्प्रिंग गोगरा और डेफसैंग सेक्टर से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट को करने को लेकर बातचीत किया गया है। इस मीटिंग को आज सुबह के 10 बजे के आसपास मोल्डो गैरिसन के पास रखा गया था, लेकिन इसके रिजल्ट के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दिया गया। लेकिन कल जब चाइना की ग्लोबल टाइम की तरफ से गलवान का एक वीडियो रिलीज किया गया था, उसके बाद काफी सारी चीजें हुई थी। कल हमने इसके बारे में हमारी वीडियो में बात किया था और मैंने आपको इसका छोटा सा पार्ट भी दिखाया था, लेकिन आज सुबह इसके ऊपर एक क्लेम आ गया था और उसे लगभग 248 देशों में ब्लॉक कर दिया गया था। फिर मजबूरन मुझे वो पार्ट वहां से हटाना पड़ा था। लेकिन मजे की बात तो ये कि उस वीडियो को ग्लोबल टाइम की तरफ से अपलोड किया गया था, लेकिन जो क्लेम आया था वो मीडिया प्राइमा मलेशिया की तरफ से आया था। खैर, इस बात को अभी जानते हैं, लेकिन असल में इस वीडियो को रिलीज करने का चाइना का जो एम था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि इसके बारे में पीएलए डेली में अब एक रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें ये बताया गया था कि गलवान में चाइनीज सोल्जर्स को इंडियन आर्मी की तरफ से आउट नंबर कर दिया गया था और चाइना के जवानों ने वहां पर अपने से तादाद में कई गुना ज्यादा इंडियन आर्मी के साथ सामना किया था और इसमें भारत को ज्यादा कैजुअलिटी भी हुआ था। अभी आर्टिकल जैसा था उस वीडियो में भी वैसा ही दिखाया गया था और उसमें कहीं पर भी पीपल लिबरेशन आर्मी की स्ट्रेंथ को दिखाया नहीं गया था। यानी कि चाइना ये दिखाना चाहता था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत घुसपैठ कर रहा था और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना की तरफ से ज्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं किया गया था। लेकिन अभी मैं आपको कुछ सैटेलाइट इमेज दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के कितने ट्रूप डिप्लॉयड थे। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इसको 9 जून 2020 को लिया गया था और इसमें हमारी पोजीशन दिखाया गया था। लेकिन ये जो दूसरा इमेज आप देख रहे हैं, इसमें चाइना की पोजीशन दिखाया गया, जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि तादाद में कौन ज्यादा है। इसके बाद इस इमेज को 16 जून को लिया गया था, जिसमें इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट में
कोई बहुत बड़ा इंक्रीज नोटिस नहीं किया गया था, लेकिन बदले में अगर आप चाइना की पोजीशन को देखेंगे तो 16 जून को चाइना की तरफ से काफ़ी ट्रूप्स को गलवान पॉइंट पे लाया गया था। और जैसे जैसे चाइना की तरफ से अचानक से अपनी ट्रूप्स को इंक्रीज कर दिया गया तो उसके बाद भारत की तरफ से उनको काउंटर करने के लिए उतना ही डिप्लॉयमेंट किया गया था। तो कुल मिलाकर अभी चाइना की तरफ से जस्टिफाई करने की कोशिश किया जा रहा है कि गलवान में आउट नंबर होने के बाद भी उन्होंने अपनी बॉर्डर की हिफाजत की थी और बदले में भारत को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था। अगला अपडेट F-21 को लेके है। अब सभी को पता होगा कि ये एयरक्राफ्ट अभी भारत को ऑफर किया गया है और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इसको MMRC टेंडर के अंदर पुश करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट भी आगे चल के अपनी एयरफोर्स में F-21 को इंडक्ट करने वाला है। इसके बारे में हाल ही में यूएस एयरफोर्स के चीफ ने बताया था कि वर्तमान वो एक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को यूएस एयरफोर्स में शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि आगे चल के उनकी पुरानी 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने वाला है, साथ ही F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्ट की फ्लीट को सपोर्ट करने वाला है। इसके बारे में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक स्टडी किया जा रहा है, जिसके बाद ये फाइनल किया जाएगा कि कुल मिलाकर कितने 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी यूएस एयरफोर्स में शामिल किया जा सकेगा। अभी आप सोच सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है और साथ ही यूएस के पास अभी पहले से ही 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद है। तो वो भला अपने एयरफोर्स में 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को शामिल करना क्यों चाहते हैं? इसका एक सिंपल सा जवाब ये हो सकता है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का सर्विस और मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और इनकी सर्विस एबिलिटी भी किसी भी 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले कम रहता है। और खास करके इसी वजह से यूएस एयरफोर्स की तरफ से अभी एक नए 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। यूएस एयरफोर्स की तरफ से भी कम्प्लीटली नए 4.5 जनरेशन को खरीदने के लिए विचार किया जा रहा था, लेकिन साथ ही इसमें F-21 को भी नजर में रखा जा रहा है क्योंकि इसके लगभग सभी एवियोनिक्स सिस्टम को F-35 से डिराइव किया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट को नए F-21 को खरीदने की क्या जरूरत हो सकता है, क्योंकि वो चाहे तो अपने पुराने F-16 को भी इस स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन यूएस एयरफोर्स के जो F-16 है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, उनकी सर्विस लाइफ खत्म होने वाली है और सभी को अपग्रेड भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनका जो मिशन कंप्यूटर है वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पैच को हैंडल नहीं कर सकता है, क्योंकि ओरिजिनली F-16 को 1974 के दौर में तैयार किया गया था और तब से टेक्नोलॉजी अब तक काफ़ी चेंज हो चुका है। तो ऐसे में वो F-21 को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्रेश एयरफ्रेम के साथ उनको मिलने के साथ साथ 5th जनरेशन की एवियोनिक्स सिस्टम भी उनको मिलने वाला है। और अगर यूएस ऐसा करता है तो ये MMRC टेंडर में F-21 की सिलेक्ट होने के चांसेस कुछ हद तक इंक्रीज भी करने वाला है। अगला अपडेट अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लेके है। एनडीटीवी की तरफ से एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स को पहली बार सिक्किम में तैनात किया गया है। सिक्किम की बात करें तो लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम इन दोनों जगहों में भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा है और इसी दौरान यहाँ पर भी कुछ समय पहले फेसअप हुआ था। इसी दौरान ईस्टर्न एयर कमांड के चीफ एयर मार्शल अमित देव के नॉर्थ सिक्किम के विजिट के दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपाचे हेलीकॉप्टर्स को सिक्किम में तैनात करने का फैसला किया गया था और ये पहली बार है जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भारत और चाइना की बॉर्डर में ईस्टर्न सेक्टर में अपाचे हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। ऐसे टोटल 22 हेलीकॉप्टर को भारत की तरफ से 2015 में खरीदा गया था और अभी एडिशनल 6 हेलीकॉप्टर को भी खरीदा जा रहा है जिनको इंडियन आर्मी इस्तेमाल करने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।